नमस्कार, मेरा नाम है संगीत रंजन और बैक टू बिहार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था शराबबंदी के ऊपर, वो आप में से कई लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का मुद्दा क्या है? इस वीडियो का मुद्दा है बिहार की इकोनॉमी, यानी बिहार की अर्थव्यवस्था। तो कहीं की भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि उसे मापा कैसे जाता है, मेजर कैसे किया जाता है। उसके लिए यूज होता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसका अनुवाद होता है सकल घरेलू उत्पाद। मतलब ये होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था से एक साल में टोटल कितना उत्पादन हो रहा है। वो प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। वैसे ही एक दूसरा टर्म होता है पर कैपिटा जीडीपी। मतलब जितना भी जीडीपी हो रहा है किसी भी एरिया का, किसी भी राज्य का, देश का, उसको अगर उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो पर कैपिटा जीडीपी निकल जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति कितना उत्पाद हो रहा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी या पर कैपिटा जीडीपी। तो बिहार की अभी स्थिति क्या है, कुछ नंबर्स के माध्यम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग तथ्यों से बात करते हैं, नंबर से बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं। तो बिहार की पर कैपिटा जीडीपी, उससे पहले जानते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी क्या है। तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी है 1,70,000 रुपए। बिहार की पर कैपिटा जीडीपी कितनी होगी कमेंट्स में बताइए, यहीं पॉज करके कमेंट्स में बताइए। बिहार की पर कैपिटा जीडीपी है 60,000 रुपए। इंडिया की 1,70,000 रुपए, बिहार की 60,000 रुपए। मतलब बिहार की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी से 3 गुना कम है। और बिहार भी ऐसा नहीं है कि हर जगह 60,000 रुपए है बिहार में। बिहार में भी आप जानते हैं कि पटना जैसी जिला जो ज्यादा विकसित है उनका ज्यादा होगा। तो पटना का है 1,30,000 रुपए। और बिहार के जो पिछड़े जिले हैं, जैसे आप शिवहर ले लीजिए, सीतामढ़ी ले लीजिए या फिर अररिया ले लीजिए, इन जिलों का पर कैपिटा जीडीपी है 20,000 रुपए के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बिहार में भी पटना अगर हटा दिया जाए तो बाकी जिला का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी से करीब 7 से 8 गुना कम है। 7 से 8 गुना कम। और मैं भी इंडिया का एवरेज ले रहा हूँ, इंडिया के अग्रणी राज्यों का, जैसे गुजरात महाराष्ट्र का नंबर नहीं ले रहा हूँ, इंडिया का एवरेज ले रहा हूँ। उससे 8 गुना कम बिहार के जिलों का है। बिहार को कुछ और राज्यों से कंपेयर करते हैं। जैसे अगर केरला की बात करें तो केरला में जो सबसे पिछड़ा जिला है मलप्पुरम, उसका प्रति व्यक्ति जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी है 1,60,000 रुपए। और बिहार का कितना है? बिहार का जो बेस्ट है पटना, उसका है 1,30,000 रुपए। मतलब बिहार का जो बेस्ट जिला है वो भी केरला के सबसे पिछड़े जिले से खराब है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से बिहार की इकोनॉमी बहुत ही नीचे है। लेकिन बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। बिहार सम्राट अशोक की धरती रह चुकी है, बुद्ध की धरती रह चुकी है, यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो हमेशा से तो ऐसा तो नहीं था। आज़ादी के टाइम पे बिहार अग्रणी राज्यों में से एक था। तो फिर क्या हुआ, इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि बिहार जो कि अग्रणी राज्यों में से एक हुआ करता था, वो अभी पिछड़े राज्यों में से एक बन गया है। तो मैं आपको 3-4 कारण बताऊंगा। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, जैसे कि कोल हो गया, कोयला हो गया, तो आपके पास खनिज संपदा हो, एक वो चाहिए होता है। दूसरा चाहिए होता है कैपिटल, मतलब पूंजी, इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी चाहिए होता है। तीसरा हो गया लोग, जो कि पढ़े लिखे लोग, जो कि उस फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे। ये 3 चीज़ ही मोटा मोटी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों की कमी रही होगी। तो पहले पे आते हैं रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला वगैरह। तो आप कहेंगे भाई बिहार, झारखंड, ये सब तो कोयला से भरा पड़ा है, काफ़ी चीज़ें हैं। सही है, ये बात सही है कि बिहार में खनिज संपदा काफ़ी है। लेकिन 1952 में भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसका ये मतलब था कि आप देश में कहीं भी कोई खनिज संपदा खरीदते हैं या बिहार से लेके जाते हैं या किसी और राज्य से लेके जाते हैं, कॉस्ट आपको सेम मिलेगा। तो आप बिहार में इंडस्ट्री सेट करें या फिर महाराष्ट्र में इंडस्ट्री सेट करें, आपको जो कोयले का दाम है वो सेम देना पड़ेगा। और ये इसलिए लाया गया था क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि हर जगह इंडस्ट्री का विकास हो। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि फिर कोई बिहार में इंडस्ट्री सेट करना ही क्यों चाहेगा? अगर सेम रेट पे मुझे महाराष्ट्र और गुजरात में भी कोयला मिलेगा तो फिर मैं बिहार में क्यों लगाऊं? अगर मैं महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाता हूं तो फिर वहां से बने हुए सामान को भेजने में, क्योंकि वो तटीय इलाका, कोस्टल एरियाज में स्थित है, तो वहां से सामान भेजना भी मेरे को सस्ता पड़ेगा। तो एज एन इन्वेस्टर मैं
कोई भी फैक्ट्री महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो भी तटीय इलाका है उसमें लगाऊंगा, बिहार में नहीं लगाऊंगा। तो बिहार खनिज संपदा से संपूर्ण होने के बावजूद भी वहां पे इंडस्ट्री का विकास इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण नहीं हुआ। और इस पॉलिसी के बारे में प्रणब मुखर्जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी काफ़ी इसके बारे में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब तक सरकार को ये समझ आती तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, डैमेज वॉज डन। और 2001 में जाके सरकार ने इस नियम को, इस पॉलिसी को हटाया, बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो पहला कारण तो यही था, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। और 2000 ईस्वी में झारखंड जो है वो बिहार से सेपरेट भी हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो जितनी भी खनिज संपदा, कोयला वगैरह का जो खदान है वो झारखंड के साथ चला गया, और जो भी एक आध इंडस्ट्री लगी थी वो भी झारखंड के साथ चला गया। जैसे टिस्को, टेल्को, टाटा की इंडस्ट्रीज जो है वो सब झारखंड के साथ अलग हो गया, और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य बन गया। तो रिसोर्सेज होने के बावजूद हम लोग में इंडस्ट्री नहीं लग पाई, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था, और 2000 के बाद तो रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं रहे। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, रिसोर्सेज, कैपिटल और लोग। तो कैपिटल पे आते हैं कि पूंजी। तो 1990 के दशक में पूरे भारत में एक परिवर्तन लाया गया था जिसका नाम था उदारीकरण। मतलब ये था कि हमारी अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को इन्वेस्टमेंट के लिए खोला गया था कि लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लाइसेंस राज से छुटकारा मिला था। इसका फ़ायदा, ये जो अवसर था, इसका फ़ायदा भारत के अन्य कई राज्यों को मिला, लेकिन बिहार को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि 1990 के दशक में बिहार में चल रहा था लालू जी का राज, जिसे लोग जंगल राज भी बोलते हैं। यहाँ लोग आके इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी टैक्स, रंगदारी टैक्स का चलन था। मतलब ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जाके धमकाया जाता था, गुंडों के द्वारा डराया जाता था, और इन गुंडों को सरकार भी कुछ नहीं कहती थी। इनफैक्ट सरकार के द्वारा उनको प्रोटेक्शन प्राप्त था, इसका पैसा सरकार को भी जाता था। तो रंगदारी टैक्स, गुंडागर्दी टैक्स के कारण यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना नहीं चाहता था। तो 1991 में जो उदारीकरण हुआ, इस अवसर का फायदा अन्य राज्यों को हुआ, लेकिन बिहार को इसका फायदा नहीं मिल पाया, और बिहार को जो पूंजी मिलनी चाहिए थी वो पूंजी भी नहीं मिली। तीसरे कारण पे आते हैं। तीसरा क्या चाहिए इंडस्ट्री के लिए? वो है लोग, पढ़े लिखे लोग जो कि इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर पाए। तो क्योंकि बिहार में जंगल राज चल रहा था, और उससे पहले भी बिहार की एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं किया गया, लोगों को पढ़ाने पे उतना फोकस नहीं किया गया। आप अभी भी अगर देखेंगे तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो करीब 60-65% है, जबकि इंडिया का लिटरेसी रेट, केरला तो चलिए 100% पे है, लेकिन इंडिया का अगर आप एवरेज लिटरेसी रेट भी देखते हैं तो वो 77-78% के आसपास है। दूसरा, एक और एजुकेशन रिलेटेड मैं आपको आंकड़ा देता हूँ कि पर लाख स्टूडेंट, मतलब हर एक 1 लाख स्टूडेंट पे बिहार में सिर्फ 6 कॉलेज हैं। 1 लाख स्टूडेंट के लिए बिहार में सिर्फ 6 कॉलेज हैं, जबकि यही नंबर अगर आप इंडिया लेवल पे देखेंगे तो हर एक 1 लाख स्टूडेंट के लिए 26 कॉलेज हैं। इंडिया का एवरेज 26 है और बिहार का एवरेज 6 है। तो तीनों चीज जो इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए होती है, तीनों बिहार को नहीं मिल पाया। रिसोर्सेज होने के बावजूद, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था, तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगी। उदारीकरण का फायदा हमको नहीं मिला, क्योंकि जंगल राज चल रहा था। एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया, इसलिए ऐसे लोग नहीं मिले जो कि इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर पाए, और जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री थी भी वो भी जंगल राज के दौरान बंद हो गई। तो इन सब के कारण क्या हुआ? इन सब के कारण यही हुआ कि बिहार की इकोनॉमी वहीं की वहीं रह गई, बहुत मिनिमल ग्रोथ हुआ, और जो यूथ है उनको लगा कि नौकरी का मतलब बस होता है सरकारी नौकरी, तो हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगा। करीब 8 से 10 साल लोग पटना में और ऐसे ही अन्य शहरों में, बिहार में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, और मिलता है उन्हें निराशा। क्योंकि अगर आप, एक और तथ्य दे देता हूं कि अगर सारी सरकारी नौकरी को आप जोड़ दें जो बिहार सरकार ने आज तक दी है, वो भी 2% से कम है। मतलब 100 में से 2 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो बाकी 98 का क्या होगा? और सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे हैं, और यूथ का जो बहुमूल्य उम्र होता है उसको वो उसमें गवा देते हैं। तो ये तो हो गए कि बिहार की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ पाई। अब आप बोलेगा कि बाबू ये तो सबको पता है, ये तो तू का बतावता, ये तो सबके पते बा कि काहे बिहार पीछा बा। मैं मानता हूँ अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। मैं आपको छोटा सा ये बोलता हूँ कि
पहले हमें यह समझना होगा कि ऐसा करना, बिहार को इस स्थिति से बाहर निकालना पॉसिबल है, क्योंकि अनेकों एग्जाम्पल है जहां पे कि देश को, राज्य को ऐसे स्थिति से बाहर निकाला गया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं चाइना का। चाइना के एक छोटे से एरिया, एक छोटे से शहर का एग्जाम्पल देता हूं जिसका नाम है शेंजन। शेंजन एरिया में करीब मछुआरों का वो एक गांव हुआ करता था, 30,000 लोग रहते थे। उसका अगर आप आज पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे तो वो करीब 23 लाख रुपए के आसपास है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 23 लाख रुपए है। तो चाइना ने ऐसा क्या किया कि एक छोटा सा गांव अभी पर कैपिटा जीडीपी में 23 लाख रुपए है, जबकि बिहार, आपने अगर वीडियो ढंग से सुना है तो आपको पता होगा कि बिहार कहाँ पे, बिहार है 60,000 रुपए पे। और चाइना ने उस छोटे से गांव को 23 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जीडीपी पे लेके गए। और सिर्फ प्रति व्यक्ति जीडीपी वहां पे बड़ा नहीं है, ओवरऑल जीडीपी भी अगर देखेंगे तो उस छोटे से शेंजन एरिया का $400 बिलियन है, मतलब 32 लाख करोड़ रुपए। और पूरे बिहार का जीडीपी कितना है? 10 लाख करोड़ रुपए। तो ऐसा करना पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं, क्या नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।